कविता की माँ की तबीयत खराब थी। उनको सांस की तकलीफ कुछ ज़्यादा थी। कई बार डॉक्टर को दिखाया पर असर ना के बराबर था। एक दिन उनके पारिवारिक मित्र ने एक योगाश्रम के बारे में बताया जो एक हिल स्टेशन पर था। कविता के पापा ने वहाँ अपॉइंटमेंट बुक कराया और वहीं पर कमरा भी लिया। 4 दिन बाद वो लोग वहाँ के लिए निकल पड़े। वहाँ पहुँचकर डॉक्टर से मिले तो उन्होंने कुछ आसन, परहेज और दवाइयाँ बताई। कविता के पापा ने कहा, तुम कल यहाँ के मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ले लेना और फिर हम वापस चलेंगे। जी पापा, कविता ने कहा। अगले दिन अपने पसंद का काले और सफ़ेद रंग का सूट पहनकर कविता दवा लेने चल दी। ठंडी तेज हवा में उसका दुपट्टा और हल्के गीले लंबे बाल खुलकर लहरा रहे थे। वह डॉक्टर के पर्चे पर नज़र बनाकर चल रही थी कि उसकी नज़र सामने पड़ी। वहाँ एक लड़का कुछ अन्य लोगों के साथ खड़ा था और उसकी तरफ देखे जा रहा था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि कविता उससे अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे कविता उसके पास से निकलती जा रही थी वैसे वैसे उस लड़के की गर्दन भी घूमते जा रही थी। कविता ने परंतु उसकी तरफ ध्यान से नहीं देखा। अमित, अमित कहाँ खो गया यार? उस लड़के के दोस्तों ने आवाज़ दी। कुछ नहीं, चलो। हवा के झोंके के साथ बात उड़ गई। लेकिन अमित के जीवन में वह पहली नज़र फिर से पड़ने वाली थी। उसे यह नहीं पता था। वह दिल्ली की बस में जा रहा था कि गाज़ियाबाद से कविता उस बस में चढ़ी और उसके पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अमित को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। कौन है वह लड़की जो उसको दिखती है? ऐसा लगता है कि भगवान ने उन दोनों का साथ लिखा है। वह किसी न किसी बहाने साइड से या फिर पूरा पीछे होकर उसको देख लेता था। उसको अच्छे से देखने के लिए वह 15 मिनट पहले ही गेट पर जाकर खड़ा हो गया। कविता को थोड़ा अटपटा लग रहा था, इसलिए वह किताब पढ़ने लग गई। थोड़ी देर बाद उसका भी स्टॉप आने वाला था, इसलिए वह गेट के पास जाकर खड़ी हो गई। बस रोकने के लिए ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक लगाया और कविता झटके से आगे की तरफ गिरने लगी। बस की सीट पकड़कर उसने खुद को संभाला और दुपट्टे को ज़ोर से पीछे की तरफ कंधे पर डाला। स्टॉप आने पर वह बस से उतर गई। साथ साथ अमित भी वहीं बस स्टॉप पर उतर गया और कविता को ऑटो में जाते हुए देखता रहा। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि आज कुछ तो पता कर पाता उस लड़की के बारे में। इस तरह कई साल बीत गए। अमित आज एक बड़ा डॉक्टर था। एक दिन उसके पास एक औरत का अपॉइंटमेंट आया। कविता ने जैसे ही अमित के कैबिन में प्रवेश किया, अमित उसको पहचानने में एक पल भी नहीं चूका। कविता तो उसको वैसे भी कुछ खास नहीं पहचानती थी। जी बताइए, क्या तकलीफ़ है? अमित ने पूछा। ऊपर से तो वो एक डॉक्टर की तरह पूछ रहा था, पर मन में उससे मिलने की बहुत खुशी थी। कविता ने बुखार के बारे में बताया तो अमित ने उसको प्रिस्क्रिप्शन लिखकर दिया। अपने बुखार की दवाइयाँ लिखवाकर वो चली गई। अमित आज भी सिर्फ उसको देखता रह गया और कुछ नहीं कह पाया। उसके नाम की जब पर्ची देखी तो पहली बार उसने कविता का नाम पढ़ा, मिसिस कविता अनुराग, साथ में पता और फ़ोन नंबर। अमित के लिए अब जैसे मिलने का कोई मतलब नहीं रह गया था, लेकिन आज भी वह पहली नज़र की कशिश उसे कविता की गली तक ले गई। घर जाते वक्त उसके घर के सामने से कार निकालता था। किस्मत से उस वक्त वह बालकनी में चाय पी रही होती थी या टहल रही होती थी। उससे ना मिलने पर भी अमित को इतनी खुशी थी कि कम से कम वह कविता को देख पा रहा था। बीते 24 साल जैसे वापस आ गए थे। एक दिन जब अमित वहाँ से निकला तो कविता नहीं दिखी। वह मायूस हो गया। उसके बाद जब कई दिनों तक वो नहीं दिखी तो उसने फ़ोन मिलाया। काफ़ी देर बाद किसी ने फ़ोन उठाया तो पूछने पर पता चला कि अनुराग कविता को परेशान करता था। अब जब उनका बेटा पढ़ लिख कर विदेश में नौकरी के लिए चला गया और कविता को कहीं और नौकरी मिल गई तो उसने अनुराग से तलाक ले लिया और हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। अमित की ज़िंदगी में एक अंतहीन खालीपन सा आ गया था। अपने दिल से वह कविता के लिए पहली नज़र का प्यार कभी नहीं भुला पाया था और इसलिए आज भी अकेला था। उसने शादी भी नहीं की थी और अब उसके माँ बाप भी छोड़कर जा चुके थे। अमित ने कहीं आना जाना भी बंद कर रखा था। उसकी ज़िंदगी की गाड़ी घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर के बीच चल रही थी। बेरंग चलती ज़िंदगी में एक दिन उसके पास एक फ़ोन आता है। हेलो, आप डॉक्टर अमित बोल रहे हैं? मैं कामकाजी महिला आश्रम से सविता बोल रही हूँ। जी बताइए, अमित ने पूछा। सविता बोली, जी डॉक्टर साहब, हमारे आश्रम में करीब हर उम्र की औरतें हैं जो कोई ना कोई रोज़गार या नौकरी करती हैं। इसी मेहनत के चलते वो अपने शरीर का पूरा ध्यान नहीं रख पाती और अक्सर बीमार रहती हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे आश्रम में कुछ दिनों का एक वर्कशॉप कर लीजिए ताकि उनको जानकारी और मदद मिल सके। पहले तो अमित टालने की सोचता है, पर भलाई के लिए उनकी बात मान लेता है।
अमित तय दिन आश्रम पहुंच जाता है। सब लोग उसका वहां अच्छे से स्वागत करते हैं। अमित सब औरतों को उनकी सेहत के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी देता है। सबको उसकी वर्कशॉप में बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह सबकी समस्याओं का समाधान करते हुए अमित को 6 दिन बीत गए। आखिरी दिन जब वह सब औरतों के सवालों के जवाब दे रहा होता है तो हॉल में प्रवेश करती हुई उसे कविता नजर आती है। अधेड़ उम्र की कविता को इतने साल बाद भी अमित पहचानने में कोई गलती नहीं करता। वह बोल तो सब औरतों से रहा होता है, परंतु मन में दृढ़ निश्चय कर लेता है कि कविता को अपने मन की सारी बात कह देगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। वर्कशॉप ख़त्म होती है। अमित सीधा कविता के पास जाता है। हेलो, मेरा नाम अमित है। आप शायद मुझे नहीं जानती, पर मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ और आपको पिछले 24 सालों से भुला नहीं पाया हूँ। यह बात सुनकर कविता चौंक कर पूछती है, भुला नहीं पाए मतलब? हम तो कभी मिले ही नहीं। मिले हैं कई बार, अमित ने मुस्कुरा कर कहा। कई बार? कब? कविता ने अचंभित होकर पूछा। सबसे पहले आश्रम में, जब तुम अपने माँ बाप के साथ आई थी। काले सफ़ेद सूट में पहली बार तुम्हें देखा था और तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा। दूसरी बार दिल्ली की बस में, तुम मेरे पीछे आकर बैठ गई थी। जब बस को झटका लगा था, तुम्हारा यह झुमका गिर गया था जो आज भी संभाल कर रखा है मैंने। कहते कहते अमित ने अपने गले की चेन में बंधा हुआ झुमका दिखाया। कविता अभी तक कुछ समझ नहीं पा रही थी और चुप सी सारी बातें सुन रही थी। अमित उसको अब क्लिनिक में आने की और उसके बाद उसके घर के चक्कर लगाने की बात बताता है। जब तुम कई दिनों तक नहीं दिखी तो तुम्हारे घर फ़ोन करके तलाक के बारे में पता चला। मुझे लगा तुम अपने बेटे के पास विदेश चली गई हो। उसके बाद से मैंने हर तरह की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मेरे मन को मजबूत किया और तुमको सब कुछ बता दिया। बस एक बात जो नहीं जानता कि तुम यहाँ कैसे। कविता अपने को संभालते हुए बताती है, विदेश में रहने का मेरा मन नहीं था। बेटे के पास कभी कभी कुछ दिनों के लिए चली जाती हूँ। आपकी यहाँ सविता जी से बात हुई थी। वह और मैं आश्रम का काम संभालते हैं। आज वह नहीं आई थी, इसलिए वर्कशॉप का सारा काम मैंने देखा। आप कौन हैं और आपकी बात का मैं क्या जवाब दूं? अमित अपने बारे में सब बताता है और फिर शादी के लिए कहता है। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है कविता। उम्र के इस पड़ाव में और आगे की ज़िंदगी में हम दोनों हम सफ़र बनकर बिताएं, मैं यही चाहता हूँ। हाँ कर दो ना कविता। कविता जवाब देती है, मैं अपने बेटे से एक बार बात कर लेती हूँ। कविता फ़ोन करके आती है। वह कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराकर अमित के हाथ से कान का बूंदा ले लेती है और पहन कर कहती है, तुम्हारी पहली नज़र के प्यार को उम्र के इस पड़ाव में चलो एक मंजिल देते हैं। दोस्तों, सच्चा प्यार अक्सर अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें और यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। धन्यवाद।